नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे हालात हैं छत्तीसगढ़ में। 15 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर शासन चलाया, सरकार चलाई और जनता के तमाम जो चिंताएं हैं वो की, लेकिन आज वो विपक्ष में हैं और विपक्ष के तौर पर वो किस तरह के हालात देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि सरकार सही इलाज कर पा रही है कोरोना का? सरकार आज तारीख तक बड़े बड़े दावा करने वाले छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़कर एक भी स्थान ऐसा तय नहीं कर पाए जहां पे कोरोना के लिए टेस्ट किया जाए। हमारे मेडिकल कॉलेज पूरे 6-7 मेडिकल कॉलेज हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं हो सकी। हमारा सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज रायपुर मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर हॉस्पिटल, वहां आज तारीख तक कोरोना के लिए टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हो सका। पीपीई किट के लिए आज भी पत्र लिखा जा रहा है, उसके गाइडलाइन मांगे जा रहे हैं, मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री दावा करते हैं आज से 4 रोज पहले कि कोई भी जमाती नहीं है, किसी भी तबलीगी कनेक्शन नहीं है, निजामुद्दीन का कोई कनेक्शन नहीं है, सारे लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। उसके बाद लगातार आज संख्या 30 तक हो गई और लोगों का टेस्ट होने की प्रक्रिया और लोगों को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया यदि चलेगी तो मुझे लगता है कि उन लोगों को पहचान करना जरूरी है जो निजामुद्दीन कनेक्शन के हैं और उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन में डालने की जरूरत है। उनके संपर्क एक कार्यक्रम में 200-200 लोग शामिल होते हैं, अब उन लोगों को चिन्हांकित करने की जवाबदारी है। तो सरकार को पहले ये कदम उठाना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हांकित करें, उनको टेस्ट करें, उनका सेग्रीगेशन करें और उन्हें जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां इलाज चल रहा है वहां उनको क्वारंटाइन में रखा जाए। ये तैयारी जरूरी है, सिर्फ बड़े बड़े दावे और करने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति को गंभीरता से देखना और समझने की जरूरत है। वो संसाधन जुटाने की जरूरत है। ये समय था जब चुनौती सामने आती है तो सबसे बड़ा काम रहता है कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले जो किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आज हमारे मेडिकल कॉलेज को इतना तैयार कर दिया जाता कि हमारे वहां पे ऐसे मरीजों के लिए एक बेहतर फैसिलिटी उपलब्ध होती, उनके लिए हम अलग से वार्ड बनाते और वेंटिलेटर की पूरे सारे मेडिकल कॉलेज में बेहतर व्यवस्था हो जाती, टेस्ट की व्यवस्था हो जाती, सभी जगह पीपीई उपलब्ध हो जाता। लेकिन ये तैयारियां करने का समय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डॉक्टर साहब, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को विपदा की इस घड़ी में दिल खोलकर राज्यों की मदद करना चाहिए, खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की जो आदिवासी बाहुल्य राज्य है। और वो अगर नया राज्य है तो अगर आप कहें कि उसकी जरूरतें भी थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि 15 साल आपने भी सरकार चलाई होगी, आपको पता है कि कैसे संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ना तो केंद्र सरकार बहुत बड़ी मतलब बड़ा दिल दिखा रही है और ना ही आपकी सरकार ने 15 साल में ऐसे संसाधन डेवलप कर दिए कि इससे पूरा मतलब आप चिंता ना होती। लेकिन चिंता तो कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने पैदा कर दी है, बीजेपी वालों ने। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमने की, 1.5 साल निकल गया और 21 दिन निकल गए। लैब तैयार करना सामान्य प्रक्रिया होती है, उस लैब की प्रक्रिया में 20 दिन निकल जाना आश्चर्य का विषय होता है कि आप टेस्ट के लिए मेकारा के सिवाय कोई दूसरा सेंटर नहीं है। सभी संभाग स्तर में इसके टेस्ट के लिए फैसिलिटी होना चाहिए, कोरोना के टेस्ट के लिए ऐसे लैब हमारे तैयार हो जाना चाहिए था पूरी तरीके से। जहां तक सवाल है केंद्र ने पैसा नहीं दिया, इस विषय का बात करना, पहले दिन ही यहाँ से 15 दिन पहले ही इन्हें लेटर मिल गया। वो लेटर की कॉपी मैंने प्रेस को दिया था कि आप डीएमएस से आपके पास जो 2240 हजार करोड़ है, 2200 करोड़ रुपया है, उसमें से 30% आप इसमें खर्च कर सकते हैं। यानी आपके पास 560 करोड़ रुपया आज 15 दिन से 20 दिन से जो है उसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, लैब तैयार करने के लिए, वार्ड्स बनाने के लिए, सामान की परचेसिंग के लिए, पीपीई की व्यवस्था करने के लिए और वो सारी फैसिलिटी करने के लिए पर्याप्त पैसा है। और केंद्र सरकार ने तो लगातार लोगों को मदद की है। 1,70,000 करोड़ के
गरीब कल्याण पैकेज जो दिए गए हैं, उस 1,70,000 करोड़ के पैकेज में 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो चावल की व्यवस्था, दाल की व्यवस्था, जिसमें 46,000 करोड़ का मदद छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। जनधन योजना में 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जो लाभ मिल रहा है, उस जनधन योजना में करीब करीब 3 माह का डीबीटी 500 रुपये प्रति माह यानी 1,500 रुपया उनके खाते में जमा होगा। 31,000 करोड़ का लाभ इसमें मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा के लिए 3,000 करोड़ का एक मुश्त 1,000 रुपया 3 माह तक दिया जाएगा। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2000 की पहली किस्त 16,000 करोड़ पहुंच गया है। 8 करोड़ से ज्यादा बीपीएल परिवारों को एलपीजी की निःशुल्क व्यवस्था करने की बात जो है, और 1,500 करोड़ राज्यों को मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए 1,500 करोड़ की राशि रिलीज आज से 5 वर्ष पहले किया गया। लगातार केंद्र सरकार। डॉक्टर साहब, आपके आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार ये कहती कि उनको मदद नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपकी सरकार केंद्र में है, मोदी जी के लीडरशिप में, ताली पीटने से, थाली पीटने से या शंख बजाने से या दिया जलाने से, मोमबत्ती जलाने से कोरोना खत्म नहीं होगा। कोरोना खत्म होगा कि देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया जाए, पीपी किट्स जो है डॉक्टर्स को दिलवाए जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की मौत पूरे देश में कई जगह से खबरें जैसे आई है, वो एक डरावना संकेत है। नर्सेस जो काम कर रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो काम कर रहा है, डॉक्टर साहब, आखिरकार आपकी सरकार का भी तो मोदी सरकार का दूसरा टेन्योर है। इससे पहले एक समय वाजपेयी सरकार भी रह चुकी है, आपने 15 साल तक सत्ता चलाई है छत्तीसगढ़ की। तो असल में दिक्कत कहाँ है? कोरोना जैसी महामारी किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, लेकिन संकट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो लड़ेंगे कैसे? देखिए, जो हालात छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में बनाया है, जिस प्रकार एम्स जैसे इंस्टीट्यूट मिला, इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि पूरे कोरोना का इलाज यदि हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है। सारे लैब में टेस्ट हो रहे हैं तो एम्स में हो रहे हैं। एम्स के सिवाय और कोई दूसरी फैसिलिटी छत्तीसगढ़ में डेवलप नहीं हुआ, जबकि साथ मेडिकल कॉलेज को अभी 15 महीने के अंदर आज ये स्थिति है कि वो सारे मेडिकल कॉलेज जहां पे वो सारी सुविधाएं बन जानी चाहिए था, सारे काम बंद पड़े हुए हैं। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, सवाल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गरीबों को मदद करने के लिए, कोरोना के मरीजों को मदद करने के लिए वो इच्छा शक्ति का अभाव है। एक तरफ गरीब हमारे स्वास्थ्य मंत्री कुछ बात बोलते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी अलग बात करते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री मतैक्य नहीं है, इस विषय को लेकर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, तो इस देश का, प्रदेश का क्या होगा ये कहा जा सकता है। ये तो तालमेल का, ये दल की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, हम लोग तो दल की राजनीति छोड़कर, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज माफ कीजिएगा कमलनाथ के बीच में एक मत नहीं था, तो वहां पर जो हालात बने कि आपकी सरकार आ गई। हालांकि मामला कोरोना का है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, आपस में सहमति नहीं बन पा रही है इस जंग से लड़ने में, तो ऐसा तो नहीं कहीं मध्य प्रदेश वाले हालात बन रहे हैं? आपको लगता है क्या? नहीं, आज मैं कोरोना को लेकर चर्चा में कहीं दूर दूर तक राजनीतिक बात नहीं करूंगा, उसके लिए अलग से आपके साथ बैठूंगा। आज तो हमारा, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब, को भूलकर अच्छी बात है, हम भी राजनीति की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, तो इसको हम राजनीति नहीं कहें तो क्या कहें इसको हम? ये तो विशुद्ध राजनीति, ये पहले दिन से ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बीच बीच में स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आ जाता है। अरे मदद, स्पेसिफिक मदद क्या चाहिए केंद्र सरकार से, उसको यदि स्वास्थ्य मंत्री से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं, कोई भी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मेरे से बात कर सकता है। क्या कमी आ गई, क्या दिक्कत छत्तीसगढ़ में हो गया है? पीपीई किट खरीद क्यों नहीं पा रहे हैं? लैब स्थापना क्या हो रहा है? क्या केंद्र की जरूरत है? मदद मोदी जी की जरूरत है? क्या स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है? कभी किसी से बात करते नहीं, सिर्फ यहाँ पेपर में बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए तो बेहतर तालमेल करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इमीडिएट, अभी भी समय है,
अभी भी हमारे टेस्ट की संख्या राष्ट्रीय स्तर में जिस प्रकार से कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी एम्स में 40 से 50 लोगों का ज्यादा टेस्ट होता है। ये फैसिलिटी को हर संभाग में बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब सबको चिन्हांकित करने की जरूरत है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि आपकी पार्टी ने कटघोरा मामले में, कोरबा के मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कहा है कि ये जो जमाती हैं इनसे आप पता नहीं लगा पाए, इनको आप छुपाते रहे, इनको आप एक तरह से दामाद की बात करें कि जैसे दामाद का ट्रीटमेंट हो रहा था वैसे कर रहे थे। अरे साहब, कोरोना धर्म नहीं देखता है। अगर आपको राजनीति करनी है तो बाकी लोग जो वहां पर परेशान है लॉकडाउन करने की जो स्थिति के बाद भी अगर आप जमाती नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कब ढूंढेंगे? ये अवसर इस प्रकार से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हम सब मिलके इसका रास्ता ढूंढने की जरूरत है। और मैं आज फिर कहता हूं कि धर्म को इससे अलग करके हम जितने भी, वो चाहे कटघोरा कनेक्शन हो, मरकज के लोग हो, और उन सब को जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए हैं उनको चिन्हांकित करने की जरूरत है। उनके साथ जो लोग साथ में रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनको भी चिन्हांकित करने की जरूरत है। इसमें राजनीति की बात नहीं है, किसी समाज को अलग करने की जरूरत नहीं है, तो उनकी सुरक्षा की बात है। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आज के हालात को देखते हुए आप क्या मानते हैं कि आपकी सरकार, यानी छत्तीसगढ़ की सरकार, मैं आपकी तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप विपक्ष में हैं, इस सरकार जो है वो हालात से निपट पाएगी या लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ सकता है? क्योंकि पूरे देश के हालात अभी अगर हम देखें तो नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन क्या अल्टीमेट सोल्यूशन है या कहीं कहीं आपको छूट देनी पड़ेगी, कहीं कहीं आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा, कहीं कहीं आइसोलेशन करना पड़ेगा? कैसे संभव है? देखिए, बहुत स्पष्ट संकेत है। 25 मार्च का लॉकडाउन का प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय इतना बड़ा निर्णय है कि आज उसकी जब समीक्षा की जाती है तो स्पष्ट कहा जाता है कि 15 अप्रैल तक यदि लॉकडाउन नहीं किया जाता तो आज हिंदुस्तान में 8 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के पीड़ित होते। तो एक बड़े कदम मोदी जी ने उठाया, उसका इफेक्ट दिख रहा है। और आज छत्तीसगढ़ के संदर्भ में या राष्ट्र के संदर्भ में कहें, अभी जरूरत है कम से कम आने वाले 2 हफ्ते तक पूरी तरीके से लॉकडाउन रखने की जरूरत है। खाद की सामग्री, राशन सामग्री, दूध और दूसरे कृषि के संबंधित चीजों को छोड़ दिया जाए। बाकी विषय में टोटल लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि आज भी अनआइडेंटिफाइड लोग हजारों की संख्या में देश में और प्रदेश में घूम रहे हैं। उनको जब तक 100% चिन्हांकित नहीं किया जाएगा, स्टेज 3 की ओर यदि चले जाएंगे तो बहुत बड़े मुसीबत में देश फंस जाएगा। इसलिए जरूरी है कि 14 दिन का और समय लेके लोगों को उस पूरे चैन को तोड़ने का ये सही अवसर है। और चैन यदि पूरी तरीके से टूट जाएगा तो निश्चित रूप से हम इस पे काबू पाएंगे। तो मोदी जी ने सही निर्णय सही वक्त पे लिया था। लेकिन डॉक्टर साहब, वजह से आज देश डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सही वक्त पर सही निर्णय लिया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी ने इनको चिताया था जनवरी में, और तब से वो सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना एक संकट है, कोरोना एक महामारी है, फैल रही है, आप जरा अलर्ट हो जाइए। आप जाके इतनी देर से, और आप कह रहे हैं सही वक्त पर फैसला लिया। जी, सोनिया जी या कांग्रेस के दिग्गज नेता आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोरोना के संबंध में कोई पॉजिटिव सुझाव दिए हैं तो बताएं। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर सुझाव दिए हैं कि आप ये कर लीजिए। विषय पे यदि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाकायदे चिट्ठी लिखकर सुझाव दिए हैं। कोरोना के जब पूरा फैल गया और फैलने के साथ साथ वो उस स्टेज में आकर सलाह दे रहे हैं कि आज मुश्किल यह है कि प्रिवेंशन जरूरत है, प्रिवेंशन के साथ लोगों को जोड़ने की जरूरत है। तो देश को, समाज को जोड़ने की मैसेज जाना चाहिए। नहीं, हम सब एक हैं। डॉक्टर साहब सीमाओं से यहाँ पर एक कोरोना के खिलाफ लड़ने को तैयार है। डॉक्टर साहब, एक तथ्य और मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके बाकायदे सरकार को कहा था कि ये बहुत घोर एक
विपत्ति आने वाली है, वायरस फैल रहा है, सरकार इसके लिए तुरंत कदम उठाए। ये बात बहुत पुरानी है। सोनिया गांधी ने अभी चिट्ठी लिखी है जब प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगा। दूसरी बात, डॉक्टर साहब देखिए, कांग्रेस को ये आपत्ति है कि आप पीएम केयर्स फंड बना लेते हैं जबकि आपके पास प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरा, आप जो है यहाँ पर चाइनीज जो पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा देश का पूरा मैकेनिज्म है, आपको पता चल गया था कि वहाँ वुहान में ऐसी भीषण विपत्ति आ गई है, तब भी आप अलर्ट नहीं हुए, तब भी चाइनीज जो पैसेंजर्स हैं या ट्रेवलर्स हैं उनको आपने अपने देश में आने से रोका नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट भी सस्पेंड नहीं की। तो यही तो कांग्रेस कह रही है कि आपने देर से कदम उठाया, आप कह रहे हैं सही समय पर सही कदम उठाया। आपको अंदाज होगा पूरे दुनिया में, वो चाहे अमेरिका की बात करो, स्पेन की बात करो, इटली की बात करो, रूस की बात करो, पूरे दुनिया में सबसे पहले बेहतर तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था किसी व्यक्ति ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की व्यवस्था की और पूरे देश को अपने विश्वास में लिया। 25 मार्च को, इसके पहले बाकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि इस देश में इतने लंबे समय तक लॉकडाउन किया जा सकता है, और मोदी जी के एक आह्वान से पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। ये सबसे सही समय पे बाकी यूरोप के देश, अमेरिका के देश इंतजार करते रहे, सोचते रहे, इकोनॉमिक अपनी स्थिति का आकलन करते रहे, मगर नरेंद्र मोदी जी ने टाइमली इस पर निर्णय लेकर और इस गति को आगे बढ़ाया है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपने तस्वीरें देखी हो हमारे चैनल के जरिए या मीडिया के जरिए, जो तस्वीरें आपके पास पहुंची होंगी कि कैसे हालात बने कि लोग जो है पूरे देश में पैदल नजर आए सड़कों पर, लंबी लंबी लाइनें थी महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, और लोग पैदल घरों की तरफ चले जा रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे फंस गए हैं। तो कम से कम ये कहा जा रहा था कि ये सरकार फेल रही है इस मामले में कि उन लोगों को या तो डेस्टिनेशन में पहुंचने देती या उनके जहां वो काम कर रहे थे वहां पे समझाइश दी जाती कि भाई इनको यहीं पर रखना है। और आपने आनंद विहार में देखा होगा, गाजियाबाद बॉर्डर पर देखा होगा, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर, कि लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े वो घर जाने के लिए। तो ये तो हालात आपकी सरकार के रहते बेकाबू हुए। दिल्ली में आपकी सरकार बैठी है, जमाती तो यही थे, मरकज तो यही था सब कुछ। 130 करोड़ का हिंदुस्तान और 130 करोड़ के इस देश को एक साथ लॉकडाउन में जाने के लिए निर्णय लेना, आप एक तरफ बोल रहे हो कि आपने देर कर दिया, अब आप बोल रहे हो कि बिना सूचना दिए कर दिया। यदि उनको इस बॉर्डर में नहीं रोका जाता, तकलीफ जरूर हुई, मगर यदि वो अपने अपने देश प्रदेश में पहुंच गए होते तो ना जाने कितने लोग जो प्रभाव से जुड़े हुए कोरोना के प्रभावित हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में, गांव में चले जाते, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता। तो ये तो सही कदम था। थोड़ी तकलीफ सबको हुई जरूर, मगर आज पूरा दुनिया मान रहा है कि हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया उससे बेहतर कदम कोई नहीं उठा सकता, जिसकी वजह से आज पूरे दुनिया से में सबसे बेहतर सिर्फ 8,000 लोग प्रभावित हैं। 1 लाख से ज्यादा मौत हो गई है दुनिया में, 17 लाख लोग इससे पीड़ित हैं, जबकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी है 130 करोड़, और यहाँ सिर्फ पूरी संख्या यदि जोड़ दिया जाए तो 8,056 तक आता है। कैजुअलिटी भी बहुत कम हुई है। तो भारत इस मामले को निपटने में मोदी जी ने जो त्वरित कदम उठाए हैं और उसका एक इफेक्ट दिख रहा है देश को, दुनिया को। इसको यदि 2-3 हफ्ते और आगे बढ़ा दिया जाए तो हम और आगे सफल होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। डॉक्टर साहब, मैं जो बात आपसे कह रहा था कि सरकार ने जो फैसला किया देर से किया, ये कांग्रेस का आरोप है। उनका आरोप ये भी है कि आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों से आते हैं, वो अलग अलग जगह पर फैक्ट्रियों में, खेतों में, हर जगह काम करते हैं। सपोर्ट सिस्टम एक बने हुए हैं पूरे देश के, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। उनका कहना यह था कि आपने अगर पहले से शुरू की होती तैयारी, लोगों को थोड़ा सा एक मैकेनिज्म बना दिया होता, और ये जनवरी से वो बात कर रहे हैं, मार्च की बात नहीं कर रहे हैं, तो एंटिसिपेशन में भी गलती हो गई। अगर यही लोग, इनमें से खुदा ना खास्ता कोई एक पॉजिटिव होता और वो पूरी बसों में जिस तरह से रेलमपेल मची हुई थी, तो वो भी स्थिति भयावह होती, क्योंकि ये लोग शहरों से गाँव की तरफ जा रहे हैं। अगर गाँव में फैल गया तो क्या करेंगे? वहां तो कुछ भी नहीं सिस्टम। नहीं, वो बचाव के उपाय जो पूरे देश की, चाइना से शुरू हुआ,
चाइना से आते आते हिंदुस्तान तक का पहला केस जब आइडेंटिफाई हुआ, लोग आए, तो उसी समय भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इस बात को तय किया और एक दिन का कर्फ्यू जारी किया। और ये निर्णय ये अनुमान लगाकर ही किया गया कि हिंदुस्तान में कितना बड़ी संख्या में संक्रमण हो रहा है, कितने बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, कितने लोग मक्का मदीना से और दूसरी जगह से घूम आ रहे हैं। इन लोगों को चिन्हांकित करने की स्थिति थी। मजदूरों का जहां तक सवाल है, तो मजदूर मैं मानता हूं कि दिल्ली से लेकर अन्य जगह में, मुंबई में और दूसरी जगह में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर रहते हैं। उनको इस संकट में, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मगर ऐसी आपात स्थिति में जब देश को बचाना है तो बीमारी, कोरोना के खिलाफ जंग जीतना है, तो ऐसे कदम उठाने के लिए वक्त नहीं था। डॉक्टर साहब, जो आरोप आपने भूपेश बघेल सरकार पर लगाए हैं कि जब टेस्ट नहीं कर पाएंगे, जब आपके पास सेंटर्स नहीं है, जब आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि आपने राज्यों की मदद नहीं की। कई राज्यों में तो आप ही की सरकारें हैं, वो तो 4-5 राज्यों तक सिमटे हुए हैं, 1-2 राज्यों को और छोड़ दूं मैं जो विपक्ष द्वारा शासित राज्य हैं। तो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो वो कौन सा ऐसा तूफान उन्होंने मचा दिया कि उन्होंने सब कुछ व्यवस्था कंट्रोल कर ली हो? नहीं, आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई है वो अपने आप में इस परिस्थिति में जो बेहतर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में जो स्थिति बनी हुई है वो कंट्रोल उन्होंने करने में सफलता हासिल की है। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने जाने के बाद भी आज वहां पे लोग सुरक्षित हैं। तो ये वहां की सरकार और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे सरकारों में, अन्य बीजेपी शासित और दूसरे राज्यों में भी काम हुआ है। काम नहीं होता तो आज इसका विस्तार का स्वरूप दूसरा होता। और सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ कदम मिला के चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसको और तालमेल को बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपकी बातचीत भूपेश बघेल से हुई है, मुख्यमंत्री से, कि किस तरह से आप उनका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं और आपके पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव भी है। तो क्या आमने सामने न सही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सही, कहीं बातचीत हुई है 1-to-1? बातचीत हुई है। और जब प्रधानमंत्री जी से उनकी चर्चा होना था उसके पहले उनका टेलीफोन आया था, बातचीत किए थे। और लॉकडाउन के संबंध में आगे क्या निर्णय लेना है वो उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत फोन करके पूछा था। मैंने उनको बताया था कि अभी कम से कम छत्तीसगढ़ की ये स्थिति नहीं है कि हम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को खोल दें। अभी जरूरत है कि जो अभी तक शक्ति हमने बना के रखा है उसको कड़ाई के साथ पालन करें, इंटर स्टेट बॉर्डर को पूरी तरीके से सील रखें। मगर कुछ सेक्टर को रिलैक्स करने की जरूरत है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के गेहूं की कटाई हो रही है, किसानों के फसल आ चुका है, चना के फसल आ चुका है, दूसरे सब्जी और दूसरे उत्पादक किसानों की परेशानी है कि सब्जी उत्पादन हो रहा है, सड़ रहा है, उसको ट्रांसपोर्टिंग और उसकी परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, मंडी को बेहतर किया जाए। ऐसे बहुत सारे विषय में मैंने उनको सुझाव दिए और ये बात उन्होंने अपने विषय में जब प्रधानमंत्री जी से बात किए तो रखा। डॉक्टर साहब, चलते चलते 1-2 सवाल छोटे छोटे कि जैसे आपने कहा कि सब्जियां किसानों की सड़ रही हैं, फसल कटने के लिए तैयार है या फसल कैसे उनकी मंडियों में बिकेगी। शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की खबरें हैं छत्तीसगढ़ से, कई राज्यों से है ऐसा तो, कि ऑनलाइन डिलीवरी का जिनको राइट्स दिया गया वो शराब तक घर पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन किसान आखिर में बेचारा किसान ही रह गया फटेहाल। शराब का बार बार लोगों का समाचार आता है कि शराब लोगों को पूरी तरीके से उपलब्ध रहता है, जहां चाहो शराब ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन की अवधि में जब हमने सबको प्रतिबंधित किया था तो इसमें भी सख्ती होनी चाहिए था। मगर आम आदमी की धारणा है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसी को भी शराब उपलब्ध रहता है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में 2 हफ्ते के लिए जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति रहती थी रहेगी,
शराब की सभी दुकानों को पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा लाइन लगती है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा उस दुकानों में लोग सट के खड़े होते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा और गरीब लोग मजदूर लोग, ऐसे लोग जो बर्तन बेच के, सामान बेच के शराब पीने की स्थिति रहेगी, क्योंकि कमा कुछ नहीं पा रहे हैं, 20 दिन से खाली बैठे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनकी मजबूरी होगी कि जेवर और गहने बेच के शराब पिएंगे। तो अभी कम से कम 3-4 हफ्ते तक हम उसको पूर्ण बंद रखना चाहिए। डॉक्टर साहब सलाह तो ये थी कि अल्कोहल 60% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में 100% अल्कोहल पीने के लिए घर बार सब बेच देंगे क्या? वही समस्या है कि यदि उपलब्ध नहीं होगा तो गरीब व्यक्ति अपना गहने बेचने को मजबूर नहीं होगा। उनके लिए अभी हमको ये प्रिवेंटिव मेजर करना चाहिए। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, समय कैसे कट रहा है? समय पड़ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रोज करते हैं, अनिल जैन जी करते हैं। हम लोग रामायण जिला स्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। डॉक्टर साहब रामायण देख रहे हैं? रामायण भी देखता हूँ, देख रहा हूँ, किताब भी पढ़ रहा हूँ। चलिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप भी स्वस्थ रहें, आपकी सरकार के मंत्री स्वस्थ रहें, जो छत्तीसगढ़ सरकार के लोग स्वस्थ रहें और पूरा प्रदेश जो है वो इस संकट से निपटने में कामयाब हो। हम सब मिलकर एक जंग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में आप कारगर होंगे। बहुत धन्यवाद।